हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले क्लासों में पढ़ चुका है मौर्यकाल के अंतिम शासक विद्युत की हत्या उसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग द्वारा धोखे से कर दी जाती है और पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। दोस्तों मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे जो जिस वंश का संस्थापक किए थे और अंतिम शासक को देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ये आप लोग के एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, इसलिए मुख्य मुख्य बातों को ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है। उनकी राजधानी विदिशा थी। वहीं शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनका हत्या उनके अमात्य वासुदेव द्वारा किया जाता है और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया। वहीं कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। अब सातवाहन वंश देखते हैं। सातवाहन वंश जो कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच वाले स्थान में सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा किया जाता है। वहीं इसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान बनाया जाता है। वहीं सातवाहन वंश में मुख्य शासक सतकर्णी हुए, जो दक्षिणाधिपति कहलाते थे। वहीं गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए। सातवाहन लोगों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की सिक्के चलवाए थे। वही शीशे की सिक्का सर्वाधिक मात्रा में चलवाए थे। चेदी वंश अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग में चेदी वंश की स्थापना होती है, जो खारवेल द्वारा किया जाता है। चेदी वंश खारवेल द्वारा किया जाता है, जो कलिंग आज के मतलब उड़ीसा, आज के कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख क्वेश्चन पूछता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक द्वारा संबंधित है, तो खारवेल द्वारा। खारवेल जो कि जैन मत वाले थे। अब हम देखते हैं विदेशी शासन। दोस्तों मौर्य काल के बाद धीरे धीरे फिर से विदेशियों ने मौर्योत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत पे धावा बोला और पश्चिमोत्तर प्रांत को धीरे धीरे पश्चिमोत्तर भारत को फिर से शासकों ने कब्जा में लिया। तो हम लोग देखते हैं विदेशी शासक का आक्रमण। सबसे पहले सर्वप्रथम हिंद यूनानी जिसे बैक्ट्रियाई भी कहते हैं, उसने हमला किया। उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए और कुषाण आए। ग्रीक शासक जिसे हिंद यूनानी भी कहते हैं, 206 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस द्वारा आक्रमण किया जाता है और डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर में अपना प्रांत बनाता है। मिलिन पन्हो जो कि एक बुक है जिसमें नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप को दिया गया है। नागसेन और मिनांडर जो कि ग्रीक शासक का महत्वपूर्ण शासक था। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि मिलिन पन्हो किसके वार्तालाप को दिया गया है, तो बौद्ध गुरु नागसेन और मिनांडर के बातों को लिया गया है। शक जो कि 5 शाखा जो कि भारत में आके बसे और अलग अलग उनकी राजधानियां भी थी। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को चलाया गया था। उज्जैन के एक लोकल शासक ने शकों को पराजित किया और उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा था और विक्रम संवत सदाय चलाया था। कहीं 57 ईसा पूर्व या कहीं 58 ईसा पूर्व भी दिया जाता है विक्रम संवत। विक्रमादित्य अब तक विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले 14 हुए, जिसमें महत्वपूर्ण विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। वहीं रुद्रदामन वन जो कि शक में एक राजा थे। रुद्रदामन वन शक शासक का एक राजा था, जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख भारत में रुद्रदामन वन ने जूनागढ़ अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा था। आज उसके पहले जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि जिसे देवनागरी कहते हैं। लेकिन भारत का पहला अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में था वो जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। पल्लव
जो पारसियाई थे वो ईरानी थे। कुषाण वंश, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। वहीं उनके अंतिम शासक वासुदेव थे। कुषाण वंश के महाप्रतापी राजा कनिष्क हुए, जिनकी दो राजधानियां थी, पेशावर या पुरुषपुर या दूसरे मथुरा। कनिष्क ने अपने शक संवत चलाया था। कनिष्क ने एक शक संवत चलाया था, जो कि उनके जब राजा बने थे 78 ईस्वी में, तो उन्होंने शक संवत चलाया 78 ईस्वी में। रेशम मार्ग पर एकाधिकार था। कनिष्क के समय ही पेशावर दो कला का विकास हुआ, एक मथुरा कला और दूसरा गांधार कला। मथुरा कला में बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं बनी हुई है, वहीं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कनिष्क के समय ही बनाया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, पहली बार तिथि युक्त सिक्के ग्रीक शासकों ने तिथि युक्त सिक्के चलाए थे, यानी कि ग्रीक शासकों ने तिथि युक्त सिक्के चलाए थे, जिसमें हमको लोगों को पता चलता था कि किस शासक ने इस सिक्के को चलवाया था। वहीं पहली बार सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने ही चलवाए थे। वहीं सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण द्वारा चलाया गया था। वहीं सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासक द्वारा चलवाए गए थे। चरक जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे, उन्होंने चरक संहिता की रचना की। वहीं महाविभास सूत्र वासुमित्र के द्वारा लिखा गया था। वहीं बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। वहीं नागार्जुन को हम लोग आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। महाविभास सूत्र वहीं बौद्धों का विश्व कोश है। वहीं बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण कहलाता है। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा मौर्य काल के जितने भी शासक थे। आइए दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था मौर्य काल को, हमने देखा था। अब हम देखते हैं संगम युग, जो कि दक्षिण भारत में एक युग हुआ, संगम युग है। संगम युग जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, संगम इतिहास से जानते हैं। संगम साहित्य से संगम युग की जानकारी मिलती है। संगम युग में तीन राज्यों चोल, चेर, पांड्य का व्याख्या मिलता है। चोल, चेर, पांड्य का व्याख्या मिलता है। वहीं संगम युग में तमिल व्याकरण की भाषा का तोल्काप्पियम जो कि तमिल व्याकरण थे। वहीं संगम युग के मुख्य देवता मुरुगन थे। दोस्तों, संगम युग से ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बनेगा। आइए हम देखते हैं अब गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच बने। आइए हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के महान राजाओं में चंद्रगुप्त वन हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया और उन्होंने गुप्त संवत चलाया। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने लिया था, तो चंद्रगुप्त वन ने। वहीं समुद्रगुप्त जो कि 335 ईस्वी में सम्राट बनता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने 100 से भी अधिक युद्ध लड़ा था। समुद्रगुप्त के समय में ही मौर्य साम्राज्य के बाद यदि भारत देश को किसी ने ऊंचाई बुलंदी पर ले गया तो वह समुद्रगुप्त ही था। समुद्रगुप्त ने भी अपने राज्य को बृहद क्षेत्र बनाया था, बृहद क्षेत्र में नया। वही भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को विजय किया था। वहीं समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत, कविराज की भी उपाधि लिया था। वहीं समुद्रगुप्त को वीणा
बीना वादन सिक्के पे बीना वादन करते हुए दिखाया गया है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त कवि हरिसेन, समुद्रगुप्त का कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा गया है। क्वेश्चन पूछता है बच्चों, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। अब देखते हैं चंद्रगुप्त टू जो कि 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त टू बना। 380 ईस्वी में सम्राट बनता है। चंद्रगुप्त टू के समय में ही फाहियान चीनी लेखक फाहियान आया था। वहीं चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। चंद्रगुप्त टू अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि लिया। आप लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि सर्वप्रथम शुरू उज्जैन के एक राजा ने शुरू किया था। शकों को पराजित कर उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया और वहीं से महाराजा धीराज की उपाधि का शुरुआत होता है और 14 महाराजों ने महाराजा धीराज की उपाधि ली, जिसमें चंद्रगुप्त टू सबसे प्रमुख थे। चंद्रगुप्त टू के समय पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा का बृहद केंद्र था। वहीं चंद्रगुप्त टू का मेहरौली लौह स्तंभ जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में अवस्थित है। बच्चों, मेहरौली लौह स्तंभ ऐसा लौह स्तंभ है जिसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है, जो कि देखने लायक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बहुत से गांव पैसा दान दिए थे। वहीं स्कंदगुप्त के प्रांतपति, सौराष्ट्र के प्रांतपति सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त के समय में बना था। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया, जो कि हमें जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। बच्चों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे, वहीं अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। आइए हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के व्यवस्था को। गुप्त लोगों ने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, जिसमें स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते हैं। वहीं चांदी को रूपक के नाम से जानते हैं। लेन देन में चांदी ही यूज होता था। सती प्रथा, गुप्त साम्राज्य में ही सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें मिलता है। सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि कोई एक राजा भोज थे जिनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने सती प्रथा किया था, उन्हीं का प्रमाण मिलता है। वैष्णव धर्म, गुप्त शासक वैष्णव धर्म के मान्यता करने वाले थे। वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। वहीं उनका विष्णु के गरुड़ जो कि उनके राज चिन्ह थे। गुप्त साम्राज्य के समय में ही पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में है। वहीं आर्यभट्ट जो कि गुप्त साम्राज्य के समय ही थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट ही सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। वहीं ब्रह्मगुप्त जो कि नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा संस्कृत थी। बच्चों, इसके पहले जितना भी राजकीय भाषा अलग अलग थे, लेकिन गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा राजकीय भाषा जो कि संस्कृत बन गया। वहीं गुप्त साम्राज्य में ही मंदिर का निर्माण होने लगा। अब उसके पहले तक मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन गुप्त साम्राज्य में मंदिर का निर्माण होने लगा और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का आंकलन हुआ और त्रिमूर्ति बने। उस समय सारनाथ और पाटलिपुत्र जो कि मूर्ति कला का केंद्र था। गुप्त काल में मंदिर एवं
बृहत मात्रा में ग्राम अनुदान दिया गया। ग्राम अनुदान देने की परंपरा जो कि सातवाहनों ने शुरू किया था ब्राह्मणों को, वहीं मंदिर एवं ब्राह्मणों को बृहत मात्रा में ग्राम अनुदान गुप्त शासकों द्वारा दिया गया था। गुप्त साम्राज्य के समय गुप्त काल में भारतीय इतिहास, गुप्त काल जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाया, वहीं भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाया, वहीं नगरों के क्रमिक पतन का एक विशेषता भी है, क्योंकि गुप्त काल में नगरों का, जो कि बड़े बड़े नगर थे, उनका पतन होने लगा, जो इसलिए क्योंकि बहुत से ग्राम अनुदान और दान देने के कारण नगरों का धीरे धीरे पतन होने लगा। और गुप्त काल में ही एक नए वर्ग, कायस्थ वर्ग का निर्माण हुआ, जो कि ग्राम अनुदान देने के लिखावट के लिए एक आदमी जो कि कायस्थ का निर्माण हुआ, जो कि 9वीं सदी में एक कायस्थ जाति बन गया। भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए, वहीं शूद्रक का मृच्छकटिकम और माटी के खिलौने गाड़ी, जो कि नाटकों में बहुत ही उच्च श्रेष्ठ है। दोस्तों, ये हमने पढ़ा गुप्त साम्राज्य, जो कि गुप्त साम्राज्य में गुप्त काल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का सेशन इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।